तो फ्रेंड्स अब जो हम क्लास कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। ओके, थर्मोडायनामिक्स में आपको आज हम पढ़ते हैं जी के बारे में, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और इसको हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या हो, पहले तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। देखो जो भी एनर्जी अवेलेबल होती है काम करने के लिए, एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, उसको हम कैसे कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, उसको लिखवा देती हूँ मैं आपको। एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क एंड कैन बी यूज्ड, और जो यूज की जा सकती है टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, काम करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है। और इसी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये डिटरमाइन करती है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को भी ये बताती है। ठीक है, तो गिब्स फ्री जो एनर्जी है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं। तो मैथमेटिकल क्या होता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस के बराबर होता है। ये इसका मैथमेटिकल, इसका यहाँ पे डेफिनेशन है जी की, जी क्या होता है, एच माइनस टी एस होता है। और एच एंथैल्पी आपने पीछे पढ़ा था, यू प्लस पीवी होता है। ठीक है, यू प्लस पीवी, और यू माइनस टी एस प्लस पीवी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भाई ये माइनस इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो ये जो हमारे पास मिल गया, ये हमें मिल गया ए, दैट इज एक्टिविटी। ठीक है ना, तो जी के पास एक और फॉर्मूला आ गया ए प्लस पीवी। ठीक है ना, ए प्लस पीवी, ठीक है ना, ए प्लस पीवी। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स बता देती हूँ जी के, जी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है वो आप समझ लो। इसका हम पहला फीचर पढ़ेंगे, जी का इंपॉर्टेंट पहला फीचर यही है कि ये क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बताती है। मैंने पीछे हर किसी में बताती आ रही हूं मैं। ठीक है, तो डीजी के क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हमने कैसे करेंगे, टी पी, ये होते हैं वैल्यू, ये याद रखना है। ये पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ नहीं पूछते आपसे डेरिवेशन वगैरह, ये सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं और सिंपल से फॉर्मूला लग के क्वेश्चन हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, स्पॉन्टेनिटी अगर हम निकालते हैं किसी भी रिएक्शन के करस्पॉन्ड कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो हमें क्या करते हैं, हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, आपको पता है कि हमेशा रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जो जी है वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। जब भी आप, ये आपने पढ़ा भी है कि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और एक बार आपको ये चीज और देख लो, डेल एच क्या होना चाहिए। देखो मैंने पीछे समझा चुकी हूँ आपको, एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे, पहले इसको इकट्ठा ही लिखवा दूंगी, इसको आप रहने दो भी, इकट्ठा ही देखो। अगर मैंने आपको बताया डेल जी डेल एच नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बता चुकी। पॉजिटिव का केस कब होता है, जब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की बात करते हैं, और नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, ये तो मैं बता चुकी हूँ। अब मैं इसको इकट्ठा लिखवाती हूँ आपको यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में, जो आपको याद रखना है। ठीक है, वो क्या है, देखो डेल एच डेल एस, ठीक है, डेल जी, ठीक है, और उसके बारे में हम इनके बारे में बात करते हैं। ये इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब केस क्या है, प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। क्या है, एंडोथर्मिक है। कई बार वो इसमें आपको मतलब क्या बोलते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में दे देते हैं कि एंडोथर्मिक है रिएक्शन, तो उसके अंदर उसकी वो बताओ स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो सारी आपको डाटा जो है वो आपको वर्बली दे देते हैं। तो आपको उसमें किस तरीके से करना है, उसको इस तरीके से करना है कि डेल एच, अगर एंडोथर्मिक बात की जाती है तो डेल एच क्या होता है, उसके लिए पॉजिटिव होता है। और डेल एस, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो डी, ये डेल जी है वो क्या आएगा, डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये नेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, और सॉरी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, एक मिनट रुक जाओ, पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखो ये टी और ये डेल एस क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, डेल जी की वैल्यू, आप नेगेटिव पॉजिटिव, डेल जी आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, जब भी आपका डेल जी, ध्यान रखना, डेल जी अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है मतलब वो रिएक्शन कैसी होगी, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होगी, ऑलवेज क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हम बात करें यहाँ पे डेल एच की, अगर ये नेगेटिव, कब होता है नेगेटिव, एक्सो का केस आता है जब एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, डेल एस क्या होता है आपका, मान लो पॉजिटिव है। ठीक है, तो डेल जी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डेल एच माइनस टी डेल एस। आपके पास ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू, और ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, देखो ये आपके पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव वैल्यू आ गई। मतलब डेल जी आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और डेल जी नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो तो वो क्या होगी, वो रिएक्शन हमेशा ऑलवेज स्पॉन्टेनियस
ठीक है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर डेल जी, अगर ये मान लो, अब ये देखो, ये एक नेगेटिव पॉजिटिव तो हमने कर लिया, मान लो दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाए, भाई ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो डेल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, डेल एच माइनस टी डेल एस, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे माइनस और ये पॉजिटिव, तो डेल जी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, डेल जी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, तो डेल जी की नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, हमने कह दिया स्पॉन्टेनियस है, पर याद रखना एक चीज कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब दोनों पॉजिटिव हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी रहेगी जब यहाँ पे क्या हो, टेम्परेचर का क्या हो, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो, ये याद रखना, ये आता है, याद रखना, हाई टेम्परेचर के ऊपर ही ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर ये टेम्परेचर लो हुआ तो क्या केस होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव डेल जी, तो ये नेगेटिव और अंदर का भी नेगेटिव, तो आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी हमें डेल जी क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, और ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। पर ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब टेम्परेचर लो टेम्परेचर हो। ठीक है, अब आपको ध्यान से दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि ये भी यहाँ पे डेल जी नेगेटिव है, ये भी स्पॉन्टेनियस है, ये भी स्पॉन्टेनियस है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। तो एग्जाम में यही गिवन होता है कि हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, तो ये आपको याद रखना, लो टेम्परेचर कम होगा तब ये वाला कंडीशन फॉलो होगी, और हाई टेम्परेचर होगा तब ये पॉसिबल होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है। ध्यान से देखना यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको बताया क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है और नेगेटिव का मतलब होता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे, सॉरी बताया, मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे बताना है अभी। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, मींस अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, देखो आपने पढ़ा है एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन को आप चाह रहे हो कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो वो कब जाएगी, जब ये तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जब आप उसको टेम्परेचर, मतलब उसको और हीट देते रहोगे, तब वो रिएक्शन क्या होगी, आगे की तरफ प्रोसीड होती रहेगी, आगे की डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये कहा था ली चैटलियर ने कहा था, और ली चैटलियर ने यही कहा था कि तब रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी जब आप उसको टेम्परेचर उसका हाई रखोगे। अगर एक्सोथर्मिक का केस पढ़ते हैं तो उसमें वो तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जब वहां पे आप, क्योंकि एक तो वहां से हीट निकल रही है, भाई एक्सोथर्मिक का केस है, हीट तो निकल रही है, और आप उसको अगर टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस टाइम आपको टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको हीट की जरूरत है ना, जितना हीट देते रहोगे वो रिएक्शन होती रहेगी और उतना डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी, उतना प्रोडक्ट बनता रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, इससे इस बार भी क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको करना है और इसको अच्छे से करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, देखो अब इसका नेक्स्ट पिक्चर देखो। अगर हम पढ़ते हैं वेरिएशन किसका, जी का किसके साथ, विद लिख देती हूँ, विद पी के साथ हम कर रहे हैं, जी का पी के साथ वेरिएशन पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो किसी का भी किसी के साथ पूछो, आप उस टाइम मैक्सवेल इक्वेशन को यूज कर लो। तो डीजी के लिए मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी, वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, अब इसने पूछा जी का पी के साथ रिलेशन, जी का पी के साथ रिलेशन, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो ये टर्म पूरी जीरो जाती है, तो जी का पी के साथ क्या आ जाएगा, डीजी बाई डी पी किसके बराबर आ जाएगा, वी पे। और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। कोई भी आपसे पूछे अगर जी का पी का वेरिएशन दे रखा और ग्राफ में पूछे कौन सा ग्राफ करेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए वी आ रहा है, स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, वी के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्राफ में क्या आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने 3 किस लिए बनाया, मैं एक ही ग्राफ में आपको 2-3 चीजें समझा रही हूँ। अगर आपको इस तरीके से ग्राफ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये जी के लिए होता है, गैस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए। ठीक है, ठीक है ना, गैस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, फिर गैस की, लिक्विड की, फिर सॉलिड की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रही हूँ क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं कि आपको किस हिसाब से चाहिए, आपकी तरफ से नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ। क्योंकि एक मतलब किसी ने मुझसे कहा था कि मतलब मैं जल्दी से करा दूँ, तो उसके लिए फिर मुझे, क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो उसके हिसाब से, और उसके बाद भी मैं क्लासेस कंटिन्यू रखूंगी और कंटिन्यू क्लासेस होंगी आगे के लिए आएंगी, आपकी एस्टेट के लिए क्लासेस आएंगी, जो बच्चे हमारे जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जो एस्टेट की क्लासेस आएंगी उनके लिए स्पेशली, और उसके बाद वो मैं आगे मेंशन करूंगी। अब इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप डेल जी की वैल्यू याद रखो, यहाँ पर डेल जी की वैल्यू क्या होती है, एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। ये फॉर्मूला आप याद रखो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखो। ये आया कैसे, वो आया वही है,
ठीक है, क्या होता है dg बाई dp एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। अब v अगर हम आइडियल की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल का केस बात करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या होता है nRT बाई p, बस वो यहाँ पुट कर लो dg बाई dp nRT बाई p, बस कुछ नहीं है यहाँ पे, ये nr कांस्टेंट होता है, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट इनको इधर ले आओ nRT और ये dp इधर ले जाओ dp बाई p और इसका इंटीग्रेशन कर दो dg, ठीक है। तो ये जब कर दोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट, ठीक है, ये चीज याद रखो। देखो आपने ये डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बराबर होता है, क्योंकि जब आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क क्या होता है माइनस nRT ln v2 बाई v1 माइनस nRT ln p1 बाई p2, ये सब आपने पढ़ा था। आइसोथर्मल आइडियल केसेस में आपने ये वर्क पढ़ा था। बस डेल जी की वैल्यू भी उसी के बराबर है, बस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, वहाँ पे नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ln के फैक्टर को अगर आप वैल्यू रख दोगे यहाँ पे नेगेटिव, तो वहाँ पे ओवरऑल क्या जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पे छोड़ो, आपको इतना याद रखो कि इसका फॉर्मूला ये होता है और वर्क का फॉर्मूला भी वही होता है, बस माइनस लग जाता है आगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम सॉल्व कर सकते हो, और इसमें क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। लॉग के क्वेश्चन आएंगे तो या तो फिर लॉग के फॉर्म में दे देंगे, या फिर सिंपल सा लॉग आ जाएगा 2, 3, 4 का, तो वो आपको वो देख लेना। बाकी इसमें सिंपल लॉग के फॉर्म में भी आ सकते हो और आप डायरेक्ट फॉर्मूले वगैरह भी याद रख सकते हो। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये टेबल है जो आपको करनी है, जिसपे से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर ये क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, जब भी अगर मान लो वेरिएशन पढ़ना पड़े जी और टी का, भाई डिपेंडेंस पढ़ना पड़े जी और जी का टी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू क्या आएंगे, क्या वेरिएशन है, कुछ भी पढ़ना चाहो तो आप हमेशा मैक्सवेल इक्वेशन को उठा लो। मैंने यही बोला है, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। अब जी और टी की बात करी जा रही तो मतलब इसको कांस्टेंट कर लो, और डी जी क्या हो जाएगा, एस डी टी के बराबर हो जाएगा माइनस, और ये डी जी क्या हो जाएगा बाई डी टी, अगर रखो एट कांस्टेंट प्रेशर वो माइनस एस के बराबर। अगर स्लोप की बात करते हैं तो जी और टी के बीच में जो स्लोप आएगा माइनस में है, तो माइनस में जो एस आएगा, जो स्लोप होगी वो क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस एस की, ठीक है, स्लोप की आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ग्राफ में दे दिया जाएगा इस तरीके से कि जी और टी, और आपको इस तरीके से ग्राफ दे देंगे, और इसमें से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ दे दिया, थोड़ा कम अच्छा बना है, ठीक है। और पूछ लेंगे यहाँ पे बताओ ये किसके लिए, तो ये गैस के लिए, और ये यहाँ पे याद रखना लिक्विड के लिए, ये सॉलिड के लिए, क्योंकि अगर हम डी और टी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमें स्लोप में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है स्लोप में, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है, एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, मैंने आपको लिखवाया पीछे, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होती है। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, सब समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस उसमें ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो एंट्रोपी की अगर बात करें सबसे ज्यादा गैस में होती है। तो ये जो ग्राफ है ये वाला, ये गैस के लिए, फिर लिक्विड के लिए, ये सॉलिड के लिए स्लोप, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, समझ रहे हो आप मेरी बात। और आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप मुझे रिप्लाई करो, मुझे बताओ, ताकि मेरे को समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपके पास, अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखो आप खुद देखो ना क्वेश्चन कितना छोटा सा है, सिंपल सा छोटा सा चिन्ना सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपको गिवन हो, अब आपसे इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये स्लोप, इसमें से कौन सा ग्राफ ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास बताओ डेल जी और टी के बीच में कौन सा ग्राफ ठीक है, डेल जी है ये, और यहाँ पे टी के बीच में कौन सा ग्राफ ठीक है, डेल जी और टी के बीच में कौन सा ग्राफ ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन का, जी और टी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जी और टी की बात कर रहे हैं। और आपको पता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार आपको, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे जी और टी की बात कर रहे हैं, मतलब एंट्रोपी वहाँ पे एस निकल रहा था, जी और टी हमने देखा था किसके बराबर है, एंट्रोपी एस के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे गैसेस की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात हो गई, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, भाई इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है गैस की, यहाँ पे सॉलिड है तो सॉलिड को लेता नहीं। तो अगर डेल एन जी निकालते हैं इसका, तो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जीरो आ रहा है, डेल एन जी क्या आ रहा है, जीरो। तो इसमें एंट्रोपी क्या हो जाएगी, वो भी आप इसके देखोगे चेंज, तो वो भी जीरो होगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। सॉलिड का रोल खत्म हो जाएगा जब हम कभी भी गैस आ जाए तो साथ में, तो सॉलिड को हम नहीं काउंट करेंगे, तो हम किसको देखेंगे, सिर्फ गैस को बात करेंगे यहाँ पे। तो एंट्रोपी जीरो आ गई, मतलब उसका स्लोप क्या हो गया, एक तरह से आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जी और टी का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इस तरीके से चलेगा। तो आपका हो गया ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन गिवन है, आप देखो डेल एम जी की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, आपने देखा जीरो आई है, डेल एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैं सब करा चुकी हूँ आपको पीछे, अगर आपको एंट्रोपी नहीं समझ में आ रही कैसे क्या हुआ, मैं करा चुकी, तो इसलिए पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ लो ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे आपके पास गिवन हो CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है, और CO2 गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेक करो, गैस गिवन है, गैस के चेक करो, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3/2 मोल्स है,
ठीक है। यहाँ पे कितना मोल हो गया, यहाँ पे 1 मोल हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाए बताओ इसकी एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स देखो ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, पहले ज्यादा थे अब क्या हो रहे हैं यहाँ पे। अगर इसको हम निकालते 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1.5 आएगा। और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ पे मोल्स जो है अगर हम कैसे निकालते हैं, डेल एन जी इज इक्वल टू एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना है 1, रिएक्टेंट में क्या है 3/2। तो आपने देखा डेल एन जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव में आएगी। तो डेल एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है ना भाई, एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम होते चले जा रहे हैं, मोल्स कम होते जा रहे हैं गैस के, तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो, डेल एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। और इसी में अगर पूछ लिया जाए बताओ डेल जी बाई टी की वैल्यू क्या आएगी, भाई इसकी बताओ, मतलब डी जी बाई डी टी की वैल्यू बताओ, जो हम निकालते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बोल रहे हैं ना हम, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई डेल एस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव आ गई। तो इसमें आप पुट कर दो, नेगेटिव तो ऑलरेडी है, ये एस की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गई, ठीक है, पॉजिटिव आ गई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, सारी चीजें समझा दी हैं। और अब अगर हम इसकी नेक्स्ट, अगर हम इसके फीचर पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो फीचर है वो आप देख लो, 1 मिनट देखो, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट फीचर लिखवा देती हूँ, बहुत ज्यादा ना हो इसलिए मैं फीचर लिखवा रही हूँ। आपको याद रखना है कि डेल जी जो होता है वो डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता ये कैसे आता है तो आप मुझे पूछो, मैं आपको एग्जाम्स के बारे में, इस एग्जाम के बाद में जो ये लास्ट के टॉपिक्स है उनको डीपली करा दूंगी मैं। अभी एग्जाम के लिए जितना जरूरत है मैं वही करा रही हूँ। तो डेल जी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है। डेल जी मिक्सिंग कैसे निकालते हैं वो मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, आर टी समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, ठीक है, इस तरीके से हम ये निकालते हैं। और आपको मैंने क्या बताया, डेल जी क्या होता है, डेल एच प्लस पी डेल वी ये होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल जी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, एच की वैल्यू पुट कर दो तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये एक और नया फॉर्मूला आ गया। इसको इसकी जगह एनजीआरटी फॉर्म पुट कर दो तो डेल एनजीआरटी, आपके पास एक और फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। डब्ल्यू डेल जी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है। डेल जी मिक्सिंग किसके बराबर होता है, वो इसके बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक है। देखो अब हम इसका नेक्स्ट फीचर देखेंगे। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैं पीछे बता चुकी हूं, जब भी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, क्या बात होगी, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी बात होगी तो क्या होगा रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, याद रखना इसके लिए डेल जी की वैल्यू हमेशा 0 होती है। याद रखना ये चीज, मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ ये चीज, ये याद रखना है। रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में डेल जी क्या होती है, 0 होती है। क्वेश्चन में इसी तरीके से दे देंगे कि रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको आगे वैल्यूज दे रखी है, बताओ कैसे निकालेंगे। तो उसमें डेल जी की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, वो होती है 0, वो आपको याद रखना है, ठीक है। देखो H2O मैंने आपको ये समझा चुकी, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये भी बता चुकी हूँ। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने बात किया H2O लिक्विड से सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिक्विड से वेपर में अगर जा रहा हो, ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पे हो रहा है। डेल जी क्या होते हैं, इनके लिए 0 होती है। तो कभी भी इस तरीके से गिवन हो और आपको आगे क्वेश्चन करना हो तो आपके लिए डेल जी की वैल्यू आप सोचो दे नहीं रखी है, लेकिन आपको याद रखना है डेल जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। डेल जी 0 हो गई तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे डेल एच माइनस टी डेल एच, ये भी मैं पीछे समझा चुकी हूँ, ये 0 है। तो क्या निकल के आ गया आपके पास आ गया डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी, ये आपके पास निकल के आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने फीचर में दोबारा बता दिया आपको, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर देखो ध्यान से, अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि डेल जी को रिलेट करो आप इक्विलिब्रियम के साथ, इसका क्या रिलेशन होता है, या ईएमएफ के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा, तो डेल जी स्टैंडर्ड किसके बराबर होगा अगर आप देख रहे हो तो माइनस NRT ln के इक्विलिब्रियम, ये होता है इसके साथ, इक्विलिब्रियम के साथ इसका रिलेशन। ईएमएफ के साथ आपने पढ़ ही रखा है, यहाँ पे माइनस NFE नोड ये होता है, ठीक है ना, ये सारा इसमें रिलेशन होता है। अगर आपसे पूछ ले कि इन दोनों में क्या हो जाएगा तो फिर यहाँ पे पुट कर दो NRT ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस NFE नोड, ठीक है। तो ln के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, अगर आपको दिख रहा है यहाँ से तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा NFE नोड अपॉन RT,
ठीक है, NF नोड अपना RT, ये इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेल जी का रिलेशन अगर आपसे के इक्विलिब्रियम के साथ पूछ लिया जाए तो आप उसको बता सकते हो, और आपको ये भी मैं बता चुकी हूँ कि EMF के साथ पूछ ले तो डेल जी का रिलेशन, तो भी आप आराम से इसको बता सकते हो। और एक मैं इसमें बता देती हूँ आपको, साथ साथ में एक नेक्स्ट फीचर और बता देती हूँ, वो देखो कि अगर आ जाए कि डिपेंडेंस ऑफ डेल जी ऑन टेम्परेचर फॉर अ केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वो होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन। और हमेशा पेपर में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, हमेशा नहीं, एक बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन होती क्या है, जस्ट उसका फॉर्मूला ही आया हुआ था कि ये रिएक्शन होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, बस फॉर्मूला पूछ ले, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, फॉर्मूला पूछ लेंगे इस पे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे इस पे। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, बीच में वीडियो साउंड ज्यादा आ रही थी इसलिए मेरे को रोकना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मिनट में लिखवा देती हूँ, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन का सिंपल से आपसे रिएक्शन पूछ जाता है, फॉर्मूला पूछ जाता है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका नाम है, इसमें गिब्स और हेल्महोल्ट्ज दो नाम से आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ गिब्स का मतलब इसमें दो फंक्शन हम देख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं हम दो फंक्शन के करस्पॉन्ड, एक गिब्स फंक्शन के करस्पॉन्ड हम बनाते हैं, एक हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के करस्पॉन्ड हम बनाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, देखो क्या होता है, आपको कोई इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, ये होता है आपको सिंपल इसको याद रखना है। ठीक है, ये है, ये फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, दूसरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको दूसरा हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल एच अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा हम किस वे में लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं डेल एच प्लस टी और डेल जी। ठीक है, ये दिख रहा है, सॉरी, ये तीसरा हम इसको ये लिख सकते हैं। तो ये तीन तरीके से लिख सकते हैं इसको, और तीनों तरह में कोई भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसको, ये तो है गिब्स फंक्शन की। अगर हम बात करें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को आप अगर लिख रहे हो जी के फॉर्म में तो ऐसे आ जाएगा। अगर वो पूछ लेंगे हेल्महोल्ट्ज के फॉर्म में बताओ, तो आपको ऐसे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, जहां जी है वहां पे ए कर दो, जहां जी है वहां पे ए कर दो, जहां एच है वहां पे यू कर दो, बस आपके पास सारे फॉर्मूले बन गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी है, जी की जगह यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या कर दोगे आप, ए। ठीक है, और नीचे क्या है भाई, सेम है, सेम है। ठीक है, और एच की जगह क्या कर दोगे, यू करना है। ठीक है, तो आपको ये, इसको भी इसी तरीके से लिख लो, यहाँ पे ए। ठीक है, और एच की जगह क्या करोगे, यू कर दोगे। ठीक है, ए यू ए डी टी। ठीक है, तो आपके पास ये ओवरऑल 6 फॉर्मूले निकल के आ गए गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शंस के, और ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं। 6 नहीं, बस आप 3 याद कर लो, एक याद कर लो, एक से आप सारे बना सकते हो। ठीक है, तो आप ये एक बार कर लेना प्रैक्टिस। और अगर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के फॉर्म में पूछ ले, मतलब वो दे देंगे वहाँ पे क्वेश्चन में, ये नहीं देंगे कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की फॉर्म में दो बताओ, नहीं, वो ऐसे पूछ लेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन का कौन सी है इसमें से ना, तो आपको वो इस फॉर्म में भी दे सकते हैं कि भाई एक ए लगा के दे दे, और बाकी आपके साथ जो 3 ऑप्शन है वो गलत दे दें, उसमें जी लगा के दे दे, पर साथ में कुछ गलतियां कर दे, यहाँ पे यू लगा के दे दे। तो आपको चेक करना है कि उन्होंने किस फॉर्म में दे रखी है, तो बस आप उसमें जो इनमें से जो सही उसमें से आंसर है आपको वो टिक करना है। तो इसलिए मैंने दोनों फॉर्म में आपको ये लिखवा दिया है। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में मैंने आपको ये बता दिया है। तो ये हमारे पास सारे हो गए जी के फंक्शन, मतलब फीचर्स हो गए, और जी मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। गिब्स फ्री एनर्जी के, गिब्स फ्री एनर्जी को आपको क्या क्या चीजें इसमें करनी है ये मैंने आपको करवा दी है, और यही आपको चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन में आएंगे और आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत जल्दी करने की कोशिश करी है, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मेरी क्लासेस कम आ पा रही है, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे कि जितना करा रही हूँ उतना ये पेपर के हिसाब से सब अपनी तरफ से मैं पहले एक्सप्लेन करके पढ़ा रही थी, पर मुझे नहीं पता था एग्जाम इतनी पास आ जाएगा। ठीक है, बट अपनी तरफ से मैं बहुत जल्दी करके अभी इसको ख़त्म कर रही हूँ। अदरवाइज तो ये अभी टाइम लेता अच्छा खासा, क्योंकि इसमें 2 क्लासेज जाती, मैं इसको डिटेल में आपको समझाती, बट इट्स ओके। आपके एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता दी जो आपको याद रखने हैं। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे, वो टेबल आएगी, जो यहाँ पे टेबल मैंने आपको बताई, ये टेबल आपको कर लेनी है। टेबल आती है, छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं कि जी और टी के बीच में अगर डिपेंडेंस की बात करी जाए तो क्या आता है, पी के साथ करेंगे तो क्या आता है, और छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखो। एक बार गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन पूछी हुई है तो इसका फॉर्मूला भी आप याद रखो। तो यहाँ तक आपका गिब्स एनर्जी का मैंने आपका करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कार्नोट इंजन और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस अगर आप कहो तो मुझे मैं क्वेश्चंस करा दूंगी। अभी अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे हमें थोड़े क्वेश्चंस करा दो तो मैं क्वेश्चंस करा दूंगी। आप मुझे कमेंट करो कि अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो आप बता देना, क्योंकि
ये है ना कि अभी आप अपनी सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस तो कर ही रहे होगे, कहीं से तैयारी कर ही रहे होगे, लेकिन जितना यहाँ से करो तो अगर 2-3 चैप्टर जो भी खत्म होते हैं यहाँ से, अगर वो भी आपके अच्छे हो जाते हैं, और मैंने पहले ही वो चैप्टर्स उठाए हैं जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, थर्मो से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, और बायोमोलिक्यूल से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब 8-9 क्वेश्चन वहाँ भी बन जाते हैं जो मैंने पुराने पेपर्स देखे थे, और इसमें से बन जाते हैं 7-8 क्वेश्चन। तो आपके 14-15 क्वेश्चन का तो हो ही रहा है, साथ में सॉल्यूशन का मैंने बताया उसमें से आप कर लो, साथ में अभी जीओसी शुरू कर रखी है, उसमें एसिडिटी वगैरह के बारे में पूछते हैं, तो वो आप खत्म करो, वहाँ से उसको कवर करो। तो आपका मैं यहाँ से भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था और पता भी नहीं था एग्जाम इतनी जल्दी आने वाला है, तो अपने हिसाब से मैं यहाँ पे करा रही हूँ, और इसको मैं ख़त्म करा दूँगी। हाँ, कल ख़त्म कराऊंगी थर्मोडायनामिक्स को, आपको कल करा दूंगी, कल फाइनल है, कल ख़त्म करा दूंगी इसको। कल जूल थॉमसन और कार्नोट इंजन को मैं एक ही क्लास में बता दूंगी कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, तो मैं कल उसको ख़त्म करा दूंगी। और उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स का जो पोर्शन रह जाता है उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से करना है। बाकी जो है उसका कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे करना है, प्रोटीन का सब चीज़ें कैसे करनी है, तो वो आप जो मैंने शॉर्ट नोट्स बता रखे हैं उतना ही कर लो, उसमें से वो सफिशिएंट है। जो प्रोटीन के बारे में मैंने पीछे करा रखा है, एक तो मैंने क्लासेस आपको करा दी, ऊपर जो पीछे मैंने जो प्रोटीन का जो कुछ पार्ट रहता है कि उसके स्ट्रक्चर्स कैसे करने हैं वो मैंने शॉर्ट नोट्स में बता रखे हैं, आप वहां से कवर कर लो। थैंक यू।